नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का आपके अपने परिवार परम सिविल क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी तक हम लोग अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हम लोगों की अभी जो क्लासेस रनिंग में हम लोगों ने लेके स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, वो यूपीएससी की है, जिसमें मैं इकोनॉमी डिस्कशन कर रहा हूँ और हमारी अदर फैकल्टी मनोज सर के द्वारा ज्योग्राफी पे विचार और विमर्श किया जा रहा है आपके साथ। उन क्लासेस को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डेप्थ में हमने आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश की है। और हमारी कोशिश ये है कि नए प्रश्नों के साथ-साथ हम पुराने प्रश्नों की प्रकृति को भी आपके साथ साझा करें। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीवाईक्यू हैं और जो नए क्वेश्चंस हैं, उनका किस प्रकार से सीक्वेंस हमें एक दूसरे के साथ देखने को मिलता है। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे नए प्रश्न की हम तैयारी कर रहे होते हैं, बट पुराने प्रश्न हमें लगते हैं कि शायद उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट या रिलेवेंट नहीं है। बट मैं आपको अवगत कर रहा हूँ कि अगर पुराने प्रश्नों की प्रकृति आप देखेंगे या प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रकृति और उनकी प्रवृत्ति देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है। और वो आपके लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करता है कि आपको कैसी अपनी तैयारी करनी चाहिए, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, इन सब को आत्मसात करके हमें आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ पीवाईक्यू आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उन प्रश्नों को फोकस करें। मैं आपसे आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहूँगा। हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा और अगर हमने अपना माइंडसेट नहीं बदला, तो कमीशन में कुछ अदर बच्चे जाएँगे, हम नहीं जाएँगे। उसका एक रीज़न ये है कि हम अगर कमीशन के या आयोग के पुराने ढर्रे पे चले, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। उसका रीज़न ये है, ये वाला पीवाईक्यू। ये कमीशन का पेपर है। मैं चाहता तो इसे पीपीटी पर लेकर आता, लेकिन मैंने पीपीटी पर इसलिए नहीं लेकर आया, जिससे कि आपको लगे कि सच में ये कमीशन का पेपर है। अदरवाइज़ आपको लगता है ये पता नहीं कहाँ से प्रश्न लेके आए हैं, खुद से बनाए होंगे या कहीं से कॉपी किए होंगे। बट ये कमीशन का पेपर है, कमीशन के द्वारा ही बनाया गया पेपर है, जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली में अटेम्प्ट किया था, आपने किया था। ये वही पेपर है। आप इन प्रश्नों को एक बार देखिए और सोचिए कि क्या अब हम अगर पीसीएस की तैयारी या समीक्षा अधिकारी की तैयारी पुराने ढर्रे पे करेंगे, पुराने पैटर्न पे करेंगे, तो क्या हम कर पाएँगे? उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल से एक्सट्रीम लेवल का पेपर है। अपनी कहानियाँ ये कुछ अलग बयाँ कर रहा है और इसके लिए हमें अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो जो हम लोगों ने अभी यूपीएससी के नाम से बैच स्टार्ट किया है, जहाँ पर मैं इकोनॉमी और मनोज सर आपके साथ ज्योग्राफी पर डिस्कशन कर रहे हैं, उन क्लासेस को आपको देखना होगा, उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका पेपर हमसे यही कहता है। अगर हम ये बात समझ लिए तो हमारे लिए बेहतर है और अगर हमने नहीं समझा तो फिर आप तैयारी करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं या सबसे ख़ास बात ये है कि आप कितनी तैयारी करते हैं, डज़न्ट मैटर अगर हम कमीशन के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो। ठीक है? बढ़ते हैं। ये कमीशन का पेपर है, 2024 का ही पेपर है। 2024 के पेपर को हम देखने की थोड़ा-सा कोशिश करेंगे और मैं सिर्फ़ यहाँ पे आप देखिए, ये पेपर को मेरा आपको सॉल्व करवाने का सिर्फ़ एक उद्देश्य है, सिर्फ़ पेपर पे डिस्कशन करनी। मैं पेपर सॉर्ट आउट नहीं करवाऊँगा, डिस्कशन करूँगा, सिर्फ़ आपको एक नेचर बताने की कोशिश करूँगा कि किसके अकॉर्डिंग कमीशन हमसे पूछ रहा है, ट्रेंड कैसा जा रहा है, इस पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। इससे ज़्यादा हमारा और आपका कोई डिस्कशन नहीं होगा। क्लियर है? मिलते हैं हम लोग अपने पहले पेज पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ आपके लिए, ठीक है? ओके। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ठीक? आपको दिख रहा होगा प्रॉपर? हाँ, दिख रहा है। एक चीज़ मैं आपसे बताऊँ मेरे दोस्त, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहली चीज़ कि हमको घटनाक्रम याद करना है। हमको घटनाक्रम याद करना है। दूसरा, अगर घटना अच्छा हाँ, एक चीज़ घटनाक्रम में क्या-क्या याद करना है? तो हमको प्रमुख कार्य, उन कार्यों का सीक्वेंस में याद करना है। दूसरा, अगर कोई आर्ट एंड कल्चर है, तो उस आर्ट एंड कल्चर का हमें स्थापना याद करना है।
कि वो स्थापना कब किया गया है। तीसरा हमें क्या याद रखना है, अगर मान के चलिए हम मौर्य पढ़ रहे हैं तो मौर्यों में अगर अशोक के द्वारा कोई किया गया कार्य है तो उनका घटनाक्रम, ठीक है, हमें उनका भी घटनाक्रम याद रखना है। फिर हमें क्या याद रखना है, हमें शासकों का घटनाक्रम याद रखना है। शासकों का हमको क्रम याद रखना है। फिर हमें क्या याद रखना है, हमें युद्ध का क्रम याद रखना है। हमें सुधारों का क्रम याद रखना है। सुधारों का क्रम का मतलब ये है कि अगर हिस्ट्री में कोई भी रिफॉर्म किए गए हैं तो उनके हमें क्रम याद रखना है। साथ ही में जो नवाब हुए हैं, नवाबों का हमें क्रम याद रखना है। सेम एज हमें तिथियां इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें तिथियों को याद रखना है। ठीक, इसी के साथ में अगर कोई योजना है तो हमें उन योजना को याद रखना है, सीक्वेंस में याद रखना है। ये मैंने इकट्ठा इसलिए रखा है कि इन्हें अगर आप एक साथ लिख लेंगे तो अगर इन्हीं का हमने क्रोनोलॉजी तैयार कर लिया तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब सारा का सारा खेल किसका है, क्रोनोलॉजी का, घटनाओं का है। एक लिहाज से अगर देखें तो पेपर कठिन भी है और एक लिहाज से देखें तो पेपर आसान भी है। आप पूरा पेपर ऑब्जर्व करेंगे, अभी हम ऑब्जर्व करेंगे आपके साथ में, तो आप ये देखेंगे कि हमसे मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ सीक्वेंसिंग पूछा है, डेप्थ में बहुत कम गए हैं। एंशिएंट में हम सीक्वेंसिंग में गए हैं, डेप्थ में बहुत कम गए हैं। तो क्या अगर हम सीक्वेंसिंग एक बार तैयार कर लें तो हमारा 50% क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे? ऐसा हम कह सकते हैं, शत प्रतिशत नहीं कह सकते। एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि कमीशन जिस ढर्रे पर चल रहा है, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट और आपका अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो पहला प्रश्न आपके साथी में है। ये प्रश्न कहाँ से है? ये प्रश्न है मराठा से। ठीक, अच्छा एक चीज मैं आपसे और बताऊं कि 2-3 घटनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो पढ़ना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक तो आपको याद रखना है जो बीच वाला लेयर है, ट्रांजेक्शन लेयर है, उस ट्रांजेक्शन लेयर के जो शासक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं मौर्य, तो मौर्य के बाद में आए हैं मौर्योत्तर, और मौर्योत्तर में हमें 4 विदेशी शासक और 4 देशी शासकों का संगम देखने को मिलता है। तो वो जो विदेशी शासक आए हैं उनके आने का क्रम, उनके द्वारा कोई नीतियां लागू करने का क्रम, दूसरी सबसे खास बात है कि जो विदेशी शासक के साथ में हमारे देशी शासक हैं उनका आने का क्रम, और उन्होंने जो रिफॉर्म किया है, जो पॉलिसीज लाए हैं उनका क्रम। तो ये जो मध्यवर्ती शासक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दो बड़े साम्राज्य के बीच के छोटे शासक। ऐसे जब गुप्त खत्म होता है तो गुप्तोत्तर आते हैं, और गुप्तोत्तर में भी बहुत सारी घटना इंपॉर्टेंट है। वहीं पे आपको संगम वंश देखने को मिलेगा साउथ में, वो इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अगर आप देखेंगे यहीं पे तो हर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा राजपूत काल यहीं पे आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। चाहे वह बंगाल को ले लीजिए, सेन को ले लीजिए, हो सकता है कि आप राष्ट्रकूट को ले लीजिए, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स वाले पीरियड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे। सेम एज इसीलिए जब मुगल खत्म हुए हैं तो जो मुगल के बाद के आए हैं उनका इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि कमीशन लगातार क्वेश्चन वहां से पकड़ने की कोशिश किया है, ये हमें जानना है। तो आप उसी प्रकार से आप देखेंगे तो मराठा है, एक बार हमें मराठा को पकड़ने की जरूरत होगी कि हम मराठा को जान लें। मराठा के ही साथी में जो हमारे यहाँ मौर्योत्तर है, मैं लिख दे रहा हूँ। मौर्योत्तर एक बार आप हिस्ट्री का मैं फोकस कर रहा हूँ, मौर्योत्तर आप ले लीजिए। फिर आपको गुप्तोत्तर एक बार आप ले लीजिए। फिर साथ ही में पूरा का पूरा जो आपके, मैं यूं बात करूं, राष्ट्रकूट प्लस अदर, या मैं यूं शॉर्ट में लिख दूं राजपूत, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको लगाना है कि इसमें से कौन है। रघुनाथ राव है, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। मैं अपना दिमाग यहाँ नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, उनकी ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। इसका राइट ऑप्शन कमीशन ने दिया है, वो दिया है ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है या दूसरा प्रश्न हमारा है कि प्राचीन प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीन भारत में बहु
बहुत सी नदियां बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं, वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। ये प्रश्न भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है। ठीक, अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? शासक पढ़ रहे हैं, शासक बार बार पढ़े जा रहे हैं, वहां का प्रशासनिक व्यवस्था, वहां की आर्थिक व्यवस्था, वहां की सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, लेकिन इस टाइप के प्रश्नों की जो नेचर है वो हम स्किप करके चल रहे थे। तो अब कमीशन फर्स्ट स्टेज के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, आपसे सेकंड स्टेज के क्वेश्चंस पूछ रहा है, हमें वो टैकल करने की जरूरत है, वो पकड़ने की कोशिश है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ये हमें पता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल में निम्नलिखित सेन शासकों का आरोही क्रम। एक चीज आप देखिएगा, कमीशन डेप्थ में जा रहा है, हमसे बंगाल तो पूछा है, प्लस बंगाल में हमसे सेन शासकों के बारे में पूछा है। हो सकता है कि अगली बार बंगाल हमसे सेन शासक के बजाय किसी अन्य शासक को पकड़ ले, हमसे अवध के शासकों का सीक्वेंस पूछ ले, हमसे बंगाल के शासकों का सीक्वेंस पूछ ले, हमसे मैसूर के शासकों का सीक्वेंस पूछ ले, मराठा को तो इसने पूछा ही पूछा है, हमसे पंजाब के शासकों का सीक्वेंस पूछ ले, तो हमसे किसी भी प्रकार का सीक्वेंस पूछ सकता है, या हो सकता है कि हमसे कांग्रेस की जो एक तरीके से सबमिट्स हुई हैं उसका सीक्वेंस पूछ ले, या फिर प्रमुख जो वायसराय आए हैं उन वायसरायों के आने का सीक्वेंस पूछ ले, या जो मॉडर्न हिस्ट्री की घटनाएं घटित हुई हैं उनका हमसे सीक्वेंस पूछ ले। तो कमीशन इस प्रकार के सीक्वेंस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी डेप्थ में जा रहा है, इंडिविजुअली नहीं जा रहा है, मतलब अलग अलग हम नहीं पकड़ रहे हैं, हमने किसी एक को पकड़ा और उसी को हम डेप्थ में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हमें विविध प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन है? बल्लाल सेन है, लक्ष्मण सेन है, हेमंत सेन है और विजय सेन है। इसका सही जवाब है वो है डी। मैं उत्तर पे नहीं जाऊंगा, मैं प्रश्नों की प्रकृति या उनके नेचर्स में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी और यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां को नियुक्ति के समय दी गई थी। आप याद रखिए, डेप्थ में देखिए, बैरम खां एक इंडिविजुअल व्यक्ति को पूछा है, तो कल को ये नौरत्नों में से किसी को पूछ सकता है, तानसेन को पूछ सकता है, मुल्ला दो प्याज को भी पूछ सकता है, किसी पर्टिकुलर चित्रकार को पूछ सकता है कि बसावन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, दसवंत के बारे में पूछ सकता है, या फिर निम्नलिखित में से अजंता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, या निम्नलिखित में से एलोरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछ सकता है। तो अब हमें स्पेशल जानने की जरूरत है, पर्टिकुलर एक टॉपिक पे हमें हिट करने की जरूरत है, वहां ड्रिल करने की जरूरत है और वहां के तथ्यों को निकालने की जरूरत है। अगर हम ये करके पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। आप देखिएगा, जो अभी हम लोगों ने यूपीएससी का क्लास स्टार्ट किया है, एक बार आप वहां विजिट करिए, आपको ये प्रश्न या इन नेचर के प्रश्न को कैसे टैकल करते हैं, कितना डेप्थ में हम जाकर विचार करते हैं, ये एक बार आप वहां पे देखिएगा। और इस प्रश्नों के लिए तो आपको वहां जाना पड़ेगा। अब आप बताइए, इस प्रश्नों को टैकल करने के लिए क्या आप पुराने पीसीएस और पुराने समीक्षा और सहायक समीक्षा के पेपर को आत्मसात करेंगे या यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करेंगे? कमेंट करिएगा। ये डिसीजन आपके ऊपर है, क्योंकि पेपर आपको देना है, निर्णय आपका होगा, सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में हमको लगाना है। मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूं जिससे कि आपको दिख सके। क्लियर है? अभी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। जनसंख्या में अवरोही क्रम में लगाना है, तो हमको पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये किस नाम पे आते हैं? नंबर 1 में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा की सीटें भी अमूमन ज्यादा ही हैं और सीटों का आवंटन हमेशा जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, और तीसरे के ही साथी में हमारा पहला हो जाएगा, तो 3, 1, 4 और 2 हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना सीक्वेंस, अभी तक पूछा जाता था निम्नलिखित में से किस देश की, किस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, किस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है, या फिर ये पूछा जाता था कि किस राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर ज्यादा है, शहरी साक्षरता दर ज्यादा है, ये पूछा जाता था। अब हमसे क्या कह रहा है? सीक्वेंस में लगाइए। ये प्रश्नों की प्रवृत्ति को कठिन कर देता है।
दूसरा आपसे कह रहा है कि हमें यहाँ पे मैचिंग करना है, तो मैचिंग में क्या-क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है और इमिशन गैप रिपोर्ट है। कौन जारी करता है? ये हमसे पूछा गया तो हम सबको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, तो आपका ए का तीसरा हो जाएगा और ये हमारा सही है। नहीं तो फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? वो आईएमएफ जारी करता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, जहां पे कि सीक्वेंस में लगाने के लिए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे हो सकता है कि अगली बार आपसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रिपोर्ट के बारे में पूछ ले, मानव विकास सूचकांक के बारे में तो कई बार हमसे पूछा गया है, बट यहाँ पे पूछने का अब कमीशन के पास इसको ज्यादा हो गया है। ठीक है, इन्हें भी सीक्वेंस में लगाना है और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कमीशन ने बहुत अच्छे लेवल पे प्रश्नों को पूछा था कि आपको सीक्वेंस लगाना है उन योजनाओं को लेके। प्रधानमंत्री ग्रामोदय विकास योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन ने योजनाओं को सीक्वेंस में लगवाया। अभी तक सामान्यतः पूछा जाता था कि किस योजना का संबंध किससे है, यहाँ तक चल जाता था, या फिर कौन सी योजना किस मंत्रालय की है, किस योजना के बारे में क्या कहा गया है। डेट को लेकर सीक्वेंस में आज तक नहीं लगवाया गया, कमीशन इस पे आगे बढ़ रहा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सुमेलित करना है कि कुछ अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक है और वो कौन व्यक्ति हैं हमें ये बताना है। मर्डाल है, हर्शमैन है, कॉल्डर है, एडम स्मिथ है। पुस्तक दिया हुआ इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन, द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेटजी फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द वेल्थ ऑफ द नेशन। हम सबको पता था कि एडम स्मिथ की ही है वेल्थ ऑफ नेशन, बट हमारे साथ दुर्भाग्य ये हो गया कि चार के चारों विकल्प सही थे। भाई, जब तुम्हें चारों विकल्प देने थे तो एडम स्मिथ को पूछने की क्या जरूरत थी? रिश्ते में हमारा मौसा थोड़ी लग रहा था ये कि आपने दे भी दिया, चार के चारों मिला दिया है। तो पूछने की जरूरत ही क्या थी? आपको कुछ और हमसे पूछ लेते, बट नहीं, कमीशन को यही पूछना था। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने देखा कि इसके सारे के सारे विकल्प सही हैं। मृणाल का ये है, हर्षवैन का ये है, कॉल्डार का ये है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो गया था ए वाला। मेरे दोस्त, मेरा बस इतना सा मतलब है कि हम आपको ये बता पाए कि आप पीसीएस और आरओ की तैयारी यूपीएससी पैटर्न पे करिए। बार बार दोस्त बोल रहा हूँ, आप उन क्लासेस को देखिए, उन्हें आत्मसात करिए। मेरा बस मकसद यही है, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको दिखा रहा हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे ईयर के पेपर आपके सामने एक एक करके रखता चलूँ। अगर ये पहल मेरी अच्छी लगी है, हमारी टीम की ये पहल अच्छी लगी है, तो प्लीज एक बार कमेंट करिएगा, कंटिन्यू हम करेंगे इसे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक निकेत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिक निकेत को घेरती हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या अधिक हो जाती है। अगला आपका स्टेटमेंट है कि पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। अगला स्टेटमेंट है कि यदि आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। सही नहीं है, तो मेरे दोस्त ये वाला विकल्प सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर संसाधन पर्याप्त होंगे तो प्रजातियों की संख्याएं कम नहीं होंगी, ये कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा क्या था? अगला प्रश्न है आपका, आपको मैचिंग करना है कि ज्योमंडल रिजर्व कौन से हैं और राज्य का इनका कहाँ पे सिचुएशन है। तो हमें पता है कि सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, मानस असम में है और आपका अगस्तमलाई केरल में है। तो डी आपका सही जवाब होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अब ये रिजर्व मंडल रिजर्व पूछा तो हमें यही नहीं पढ़ लेना है, हमें क्या क्या पढ़ लेना है? हमें पढ़ना है टाइगर रिजर्व, हमें टाइगर रिजर्व भी देख लेना है। साथ ही में हमें जैवमंडल तो देखना ही देखना है, प्लस हमें हाथी गलियारा भी पढ़ना है। हाथी गलियारा के साथ ही में अगर कोई रामसर
साइट्स है तो ये भी पढ़ना है। अगर हमें यूनेस्को भी मिल जाता है तो हम यूनेस्को से संबंधित कोई जो चेंजिंग्स हुई हैं उन्हें भी हम पढ़ लेंगे। तो ये कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो इन फ्यूचर में हमसे पूछा जा सकता है और ये हमें पढ़ के चल। क्लियर है? अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि अगले प्रश्न में किस प्रकार कमीशन ने हमसे पूछने की कोशिश की। तो वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों कथन सही है, क्योंकि अगर आप वैज्ञानिक जांच करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आप किसी के भी प्रति अपनी चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। कहने का सेंस ये है कि अकाउंटेबिलिटी और लायबिलिटी दोनों बेहतर होगी तो आप किसी भी कार्य को बेहतर ईमानदारी के साथ कर पाएंगे और प्रतिबद्धता तो होनी ही होनी चाहिए। क्लियर है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? तो डी ये सही क्रम है, चूंकि ये 100% पीवाईक्यू है। अगर आप इन्वायरमेंट का पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। हालांकि ये वाले भी आपके पीवाईक्यू हैं, ये भी आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप देखिएगा कि अब ये इंडिविजुअल हमसे किसी एक पार्टी के बारे में पूछ रहा है और वो पार्टी है जस्टिस पार्टी। स्टेटमेंट है, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उस उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाले संगठन कहकर किया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को दिया गया था। मेरे दोस्त इसका दो के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए, प्रश्नों की प्रकृति भले ही स्टेटमेंट वाइज है, लेकिन सबसे खास बात है कि बहुत डेप्थ में नहीं है। कुछ प्रश्न तो डेप्थ में है, कुछ नहीं है। अगर आप गौर करेंगे, पास होने के लिए कितना कट ऑफ चाहिए? 85 से 90। इस पेपर पर 85 से 90 नहीं जाएगा। बट हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप इस बार रिजल्ट कैसा गया है कमीशन का ये हमें भी नहीं पता है और काफी निराशा होती है कि कमीशन के पास इतने अनुभवी लोग नहीं हैं कि 150 क्वेश्चन उन्हें उनसे ढंग से बनाया जा सके। एक कॉमन सी बात है, आप किसी छोटे कोचिंग संस्थान का पेपर उठा लीजिए, 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन आपको सही मिलते हैं। बहुत ही माइन्यूट एरर होता है, एक आध प्रश्न एरर हो जाएंगे चलेगा, लेकिन 10%, 12%, 15% क्वेश्चंस गलत हो जाए। कहने का सेंस ये है कि कुल मिलाकर के 150 प्रश्नों में 18 प्रश्नों में संशोधन किया जाए तो ये स्थितियां अच्छी नहीं है, ना हमारे भविष्य के लिए अच्छी हैं और ना ही कमीशन के लिए, क्योंकि हमारे साथ एक समान अनुपात में हमारा आकलन ही नहीं हो पा रहा है। पता चल रहा है कि जो प्रश्न हमने सही किए थे, परिवर्तन हो गया तो मैं बाहर हो गया और जो प्रश्न बाकियों के गलत थे अगर उन्हें संशोधित कर दिया गया तो वो अंदर हो गया। यही रीज़न रहा है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, हालाँकि हमारे साथ के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कम पे हो गया है और ज़्यादा वाले नंबर पाके बाहर हैं। ठीक है? तो कुछ अनियमितताएँ तो हैं, लेकिन हाँ, हम कह कुछ सकते नहीं हैं इस पे, क्योंकि कमीशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस पे कोई रूल्स भी होना चाहिए कि अगर आप प्रश्नों को गलत बना रहे हैं तो उसमें बच्चों की क्या गलती है। भाई जाहिर-सी बात है, फिर आप सामान्य मूल्यांकन कहाँ कर सकते हैं? अगर प्रश्नों को डिलीट किया गया या प्रश्नों को हटाया गया तो जिन बच्चों ने सही किया है फिर उसे उसकी सज़ा क्यों मिले? भाई हमारे 18 प्रश्न थे, मान लीजिए मैंने 10 प्रश्न उसमें से सही किए थे और आपने 10 प्रश्नों को संशोधित कर दिया तो उसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? और बगल वाले ने 10 के दसों को गलत किया था तो उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको एप्रिशिएट किया जा रहा है और मुझे डेप्रिशिएट किया जा रहा है। तो हम दोनों को समान लाके खड़ा किया गया। मैं 10 सही किया, वो 10 गलत किया, बाद में हम दोनों को समान लाके खड़ा कर दिया गया और मैं बाहर हो गया, बगल वाला अंदर हो गया। विचार कमीशन को करना पड़ेगा और एक समिति की भी गठन करनी चाहिए कि प्रश्नों में इस प्रकार की त्रुटियां ना होनी पाए, जिससे कि हमें बार बार कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ कुछ भी हो जाता है तो बच्चों को हमेशा कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती है। भाई आप एक एटोनॉमस बॉडी हैं, आपके पास इतने अधिकार हैं, आप स्वतंत्र निकाय हैं, आपके पास विद्वान लोग बैठे हुए हैं, योग्य व्यक्ति बैठे हैं, उनसे आप कहिए कि पेपर बनाएं, लेकिन पेपर में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और अगर प्रश्नों में त्रुटि हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी ज़िम्मेदारी को भी कमीशन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सके। ठीक है? अगला प्रश्न है,
अगले प्रश्न कमीशन ने हमसे क्या पूछा है, तो अगला प्रश्न पूछा है कि वर्कर एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मेरे दोस्त इसमें केवल दूसरा वाला कथन सही और पहला कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न पे हमें सीक्वेंसिंग करने को पूछा गया है, हमें घटनाओं को कालक्रम लगाना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो जाहिर सी बात है ये सीक्वेंस में ही लगा है। पहले नंबर पे है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन, इनका ये सही कालक्रम है। कमीशन ने इसको पहले से ही सीक्वेंसिंग फॉर्मेशन में दे रखा है। अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित घटनाओं पर हमें विचार करना है। भारतीय नौसैनिक विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतिम सरकार का गठन और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधित्व का दिल्ली में आगमन। अभी तक एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिला जो आपको लगे कि ये पीसीएस का पेपर है। अगर मैं नाम ना बताऊं तो लगेगा कि हम किसी यूपीएससी के पेपर को हल करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी यूपीएससी के पेपर पर हम विचार कर रहे हैं। ये हमें देखना होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर शाही नौसैनिक विद्रोह की मैं बात करूं, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन और साथ ही में ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन, तो ये एक सीक्वेंस हमको लगाना था और इसका सीक्वेंस जो है कमीशन ने ऑलरेडी हमें दे रखा है। और सबसे खास बात है, अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 16 पे हैं, ठीक है। अब एक कॉमन सी बात है, 16 प्रश्नों को हमने देखा, बट क्या कहीं भी आपको लगा, किसी भी एंगल से ये आपको लगा कि ये पीसीएस के प्रश्न हैं? आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा। आपको यही देख के लगेगा कि इनकी प्रकृति और इनकी प्रवृत्ति कैसी है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्नों के जैसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं बस एक ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका माइंड सेट हो और आप अपनी तैयारी को एक अलग दिशा में लेकर जा सकें। जो हम लोगों की पहल है, हम लोग कहे तो सिर्फ यूपीएससी रहे हैं कि जो अभी हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की है आपका पीवाईक्यू को लेकर के, उसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं और नए क्वेश्चंस के साथ में पुराने क्वेश्चंस को भी आत्मसात किया गया। आप उन्हें एक बार देखेंगे और इस पेपर को एक बार देखेंगे तो दोनों में आपको थोड़ी-सी समरूपता देखने को मिलेगी। वहाँ से 2 सब्जेक्ट आपका अभी तैयार हो जाएगा, एक आपका ज्योग्राफी जो मनु सर पढ़ा रहे हैं, दूसरी इकोनॉमी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारी जो नेक्स्ट फैकल्टी होगी वो हिस्ट्री पे भी आपसे बात करेगी और उसका पैटर्न और उसका लेवल इसी को ध्यान में रख के किया गया है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। उद्देश्य बस सिर्फ इतना है, इससे ज़्यादा और नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले प्रश्न को देखें कि अगला प्रश्न कमीशन ने किस तरीके से हमसे पूछा है, अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको डेप्थ में ही मिलेगा, जो कि एजा कंसेंट एक्ट 1891 से पूछा गया है। कहा गया है कि यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालवारी थे, जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और पहला स्टेटमेंट आपका सही है। पूछा क्या है? सही कथन पूछा है, तो केवल एक आपका सही पूछा। अब एक बात बताइए, अगर सिर्फ हम इतना ही पढ़ लेते कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट का संबंध किससे है, तो क्या ये हमारे लिए पर्याप्त होता, या सिर्फ एक्ट का ईयर हम याद कर लेते तो पर्याप्त होता? ऐसा नहीं है। हमें हल्का ड्रिल करना होगा और हमें वहां से अपनी जानकारी को इनहेंस करनी होगी, ठीक है। आगे प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक है कथन और एक है कारण। हमें ये देखना है कि कथन और कारण में कौन सा सही है, और अगर दोनों सही हैं तो क्या उनमें कोई भी तारतम्यता है या नहीं है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है या नहीं है। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा, ये हमारा कथन है। दूसरा, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। आप देखेंगे तो मोर और लेस देन मराठा से 2 प्रश्न पूरे पेपर में पूछे गए हैं, ठीक। हो सकता है मराठा पूछा गया बट अगली बार मराठा ना पूछा जाए, कुछ और भी पूछा जाए, तो हमें अपनी तैयारी को बराबर लेकर के चलनी होगी। ऑप्शन तो जाहिर सी बात है इसके दोनों सही हैं, इसका कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। आगे प्रश्न हम देखेंगे।
मेरा मतलब सिर्फ आपको प्रश्न दिखाना है, उनका नेचर दिखाना है। बाकी जो भी विषय के जानकार होंगे वो आपके साथ पूरे पेपर पे डेप्थ में जाकर के जानकारी साझा करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी कोरल रीफ हुआ है, मतलब कोरल रीफ में खनन हुआ है और उनके सामूहिक मृत्यु देखी गई है। ये ओवरऑल आपका प्रश्न कह रहा है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, शॉर्ट में बात किया है। तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण, हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के कारण, भारी सागरीय प्रदूषण या हिंद महासागर के तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी के कारण। हमें भले कुछ नहीं पता हो बट इतना पता है कि कोरल रीफ को टेम्परेचर इक्विवेलेंट चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो उनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा तो कोरल रीफ में इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। बस इतना से ही पूछा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें छोटे-छोटे प्रश्नों को भी उस लेवल पे लेकर के पढ़ना है जहां से कमीशन हमसे कुछ पूछ सकता है। अगले प्रश्न हम देखते हैं। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुल वासुदेव से लिया गया है, तो ठीक है, लिया गया है। और अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी, तो ये भी सही है। पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही है, तो इसके दोनों के दोनों कथन सही है। अब एक चीज आप देखिएगा, अभी तक हम लोग अशोक के सिर्फ अभिलेख पढ़ के जाते थे और सोचते थे कि हमारा काम चल जाएगा। बट अगर पूरा का पूरा मौर्य का अगर एक बार आप कल्चर उठाएंगे, वहां का आर्ट उठाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। और पूरा पेपर अगर आप ढंग से एनालिसिस करेंगे तो कमीशन का झुकाव आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा पड़ा है। मैं एक बार अगर पूरे की पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा तो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे बहुत अच्छा देखने को हमें मिला है इस बार के कमीशंस के पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या पूछा है कमीशन ने, यहाँ से हमारा कुछ पॉलिटीज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला हमारा जो पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है, कहा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद, आर्टिकल 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, आर्टिकल 155 राज्यपाल को हटाना और आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि। तो हम सबको पता था कि यह साधारण सा प्रश्न था कि इसमें ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। हालांकि ये तीन तो पता ही होगा, 55 में कंफ्यूजन भी है तो वो नहीं था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में क्या कथित है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि स्टेटमेंट मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था। हम ये मान के चल रहे थे कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, तो राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि बल्कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के संसद का गठन किया जाता है। क्लियर। तो हमारा पहला स्टेटमेंट भी सही है और हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे ही हमें विचार करना है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाया जा सकता है, मतलब कोई भी अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो वो लाया जा सकता है, तो किसी में भी लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। सिर्फ लोकसभा में क्या लाया जाएगा, धन विधेयक लाया जाएगा। बाकी के जो भी विधेयक हैं वो आपके दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हालांकि अगर आप वित्त विधेयक टाइप 1 देखेंगे तो वित्त विधेयक टाइप 1 डिट्टो ट्रीट करता है धन विधेयक के, तो भी लोकसभा में आएगा। बाकी आपका संविधान संशोधन विधेयक है, साधारण विधेयक है, ये दोनों विधेयक किसी भी सदन में आप रख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है हमसे कि भारत के निर्वाचन आयुक्त में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों एवं विवादों का निर्णय करना। कौन सा कथन सही है। सो मेरे दोस्त, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव या तथा सभापति के उपसभापति का निर्वाचन करवाना क्या निर्वाचन आयुक्त का है, तो नहीं, ये संसदीय प्रणाली के तहत होता है। ठीक है। सदस्यों का इलेक्शन करवाता है, लोकसभा का इलेक्शन करवाएगा, राज्यसभा का भी करवा देगा, विधानसभा का भी करवा देगा, विधान परिषद का भी करवा देगा, करवाएगा सबको, बट अध्यक्ष के पद का इलेक्शन वो नहीं करवाएगा। ठीक है, तो पहला गलत है।
और नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव हमारा राज्य निर्वाचन आयोग करवाता, तो ये भी गलत है। और उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयुक्त नहीं देखता है, राष्ट्रपति के अंडर चला जाता है, तो ये भी हमारा गलत है। तो इसलिए इसमें से कोई भी कथन हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें डेप्थ में चर्चा होगी, बात करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? जे.के.वी. राव समिति, दंतवाला समिति, संथानम समिति, अशोक मेहता समिति। क्या क्या मिलाना था? प्रखंड स्तर का नियोजन, ग्रामीण ऋण, पंचायत राज वित्त और पंचायत राज संस्थाएं। तो हमको पता है कि संथानम समिति का संबंध पंचायत राज वित्त से नहीं है, किसी और से, जैसे सीवीसी वगैरह हम देखेंगे, वहां पे चर्चा करेंगे, तो जो भी फैकल्टी होगी वो आपको डेप्थ में बात करेगी। तो इसका ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। एक चीज आपने गौर किया, जो मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ, प्रश्नों का नेचर पहले जैसा नहीं है। सो आपकी तैयारी पहले जैसी नहीं होनी चाहिए, और अगर पहले जैसी रहेगी तो रिजल्ट भी पहले जैसा आएगा। इसलिए हमें अपनी तैयारी को एक नए लेवल पे लेकर जाने की आवश्यकता है। क्लियर है? क्योंकि हम लोग उसी लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी लेवल के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मेरा मेन रीजन है कि आपके साथ पेपर पे एक बार डिस्कशन किया जाए, वो भी ब्रीफ में नहीं, समराइज फॉर्म में नहीं, बस ऐसे ही लाइटली, कि आप रूबरू हो एटलीस्ट। देखिए, भले ही पेपर हमारा अक्टूबर में है, कमीशन ने फॉर्म भरवा लिया है, एक अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास टाइम भी है और हमें कंटिन्यू अपना पेपर देना। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज समीक्षा अधिकारी की जब तक डेट कंफर्म नहीं हो रही है, तब तक हम पीसीएस पे ही फोकस करेंगे। हालांकि अगर आप सही तरीके से देखेंगे पीसीएस को और आरओ एआरओ को, दोनों का जीएस का लेवल सेम है, जीएस में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। सबसे खास बात यह है कि पीसीएस की मेंस के बाद में आरओ होने की संभावनाएं हैं, बट कब होगी कमीशन को भी नहीं पता है, तो हमें भी नहीं पता। हो सकता है कमीशन को पता हो, बता ना रहा हो, एक अलग की बात है, बट मे भी हो सकता है कि वो कब पढ़े, मेंस के बाद पढ़े। और जब भी पढ़ेगा तो हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि हम किसी भी अन्य एक्टिविटी के लिए निकल सके। एक महीने हो सकता है, एक महीने का टाइम मिले, हो सकता है 20 दिन का टाइम मिले, हो सकता है कि आपको 2 महीने का टाइम मिले, बट इतनी जरूर उम्मीद है कि टाइम कम मिलेगा, जिससे कि कमीशन ये ना चाहे कि बच्चों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अन्य गतिविधियां की जा सके, तो टाइम तो हमें कम देगा। बट उस कम टाइम में हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे, ये हो नहीं पाएगा, इसलिए हमें पहले से ही अपनी तैयारी को आगे लेकर चलना होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम के प्रस्तावों का सही क्रम है? मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं इसे कर दे रहा हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिपीटेड प्रश्न है। अगर आप इन्वायरमेंट का पेपर उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यूपीएससी का रिपीटेड भी है और ये पीसीएस का भी रिपीटेड है, दोनों जगहों पे ये क्वेश्चन कॉमन पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से एक है आपका कथन और आर है आपका कारण। हमें कथन और कारण देखना है कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है और वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। मेरे दोस्त, ये दोनों कथन सही तो हैं, बट ये व्याख्या नहीं करते हैं। क्लियर है? तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वही सही है कि सही तो है, व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे ये बोल रहा है कि एक्लोलाइन, पाइकोलाइन, थर्मोक्लाइन और हैकोक्लाइन, हमें मैचिंग करना था कि कौन सा इसमें से सही मैच करता है, हमें बस यही देखना था। और इसमें से सही जो सुमेलित करता है वो बी वाला करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपको यहाँ पे भी मैच करना है। अच्छा, एक चीज आपने देखा ना, पूरे पेपर में कहीं हमें सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं दिखे हैं, या तो हमें मैचिंग मिला है, या तो हमें कथन कारण मिला है, और सबसे ज्यादा हमें कथन कारण ही मिला है, या तो फिर सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए मिला। ठीक है, यहाँ पे भी आपसे कह रहा है कि पौधारोपणशाला, कायोफाइट स्टेपी, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र और पुछताछ के घास के मैदान। तो हमें एक चीज पता था कि पूछताछ हंगरी में है, तो अगर पूछताछ हंगरी में गया है तो हम इसको मिलान भी कर सकते थे और आसान भी था। बाकी हमारी फैकल्टी आपके साथ इस पे चर्चा करेगी। तो हमें डी का पहला मारना था, तो डी का पहला यहाँ पर भी है, और एक हमें पता है कि जो क्रियोफाइटा है वो अंटार्कटिक टुंड्रा में है, तो बी का हमें चौथा मारना था, बी का चौथा मारना था, और ये वाला हमारा राइट ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न ये पूछा गया है एल्युमिनियम संयंत्र के बारे में। अगर एल्युमिनियम संयंत्र पूछा गया है, सबसे मजे की बात यह है कि ऐसा एल्युमिनियम संयंत्र पूछा है जो दूर दूर तक किसी ने नाम भी नहीं सुना।
हमें सबसे लास्ट में कहीं कोने में मिलता था, बट हम मेजर मेजर पढ़ के जाते थे और हम सोचते थे हमारा काम होगा, बट वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुई है इस बार कि मेजर हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, हर चीज़ हमसे माइनर पूछा गया, सेकंड स्टेप का पूछा गया, ठीक? हमसे इस बार एल्युमिनियम पूछा गया, अगली बार हमसे लोहा पूछा जा सकता है, अगली बार हमसे सीमेंट पूछा जा सकता है, हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि हमसे क्या-क्या पूछे गए हैं इसमें, तो यहाँ पे पूछा है अलूपुरम, बेलगावी, मुरी और हीराकुंड। हमें सारे पता हैं, बस यही नहीं पता है कि कौन-सा मैचिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका मुरी है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान आपको सीक्वेंस में मिलाना है या फिर कौन-सा बताना है कि सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहा है। राजा जी उत्तराखंड है, पिन वैली जम्मू कश्मीर है, बांदीपुर कर्नाटक है, सिमलीपाल उड़ीसा है। एक सबसे अच्छी बात है कि जहाँ तक ये तीनों रिपीटेड है, बस यही एक नया था, ठीक है? राजा जी भी रिपीटेड है, बांदीपुर भी रिपीटेड है, सिमलीपाल भी रिपीटेड है, बट प्रॉब्लम ये था कि हर बार पूछा जा रहा था कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इस बार इसने 4 क्वेश्चन को मिला करके 1 क्वेश्चन कर दिया और उस क्वेश्चन को हमने कहा कि भैया लेवल हमारा बढ़ गया है, ठीक है? अगले प्रश्न पे की ओर हम मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन ए और कारण आर। कथन और कारण पे हमें सीक्वेंस में मिलाना है कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, तो हाँ भैया अभी भी ऊंचा हो रहा है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो टकरा रही है और टकराने की वजह से ही हिमालय में उत्थान हो रहा है। तो दोनों सही है और दोनों व्याख्या और हमारा कारण कथन की व्याख्या करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा हमसे पूछा गया है वो है कि सीक्वेंस में मिलाना है और ये बताना है कि कौन सा भंडार क्षेत्र है। उत्तर मध्य प्रदेश में पूछा गया है या फिर इब नदी छत्तीसगढ़, तातापानी उड़ीसा या उमरिया झारखंड, हमें मैचिंग करना है। और अगर हम मैचिंग करते हैं तो ए का हमारा कौन सा है, वो है हमारा चौथा और सी ऑप्शन हमारा सही है। एक चीज आप गौर करिएगा कि अभी तक जो हम फर्स्ट रो की चीजों को पढ़ के जाते थे वो फर्स्ट रो की चीजें हमसे नहीं पूछी गई हैं, हमसे सेकंड रो की चीजें पूछी गई हैं या जो हाईलाइट नहीं थी, जो चर्चे में नहीं थे हमसे वो पूछे गए हैं। तो हमें एक चीज भी ध्यान रखना होगा कि हमें जो पढ़ते आए हैं उसके इतर भी पढ़ने की जरूरत है। इ- इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम सारे के सारे टॉपिक्स को भी कवर करके चलें। अगला प्रश्न हमारा कि अगला प्रश्न है हमारा, आपको मिलाना है कि सूचीवन है नदी और आपका एक है नहरें, ऊपरी बारी दोआब नहर, सरहिंद नहर, गुड़गांव नहर और दूसरा इंदिरा गांधी नहर। ये आसान प्रश्न था, फिर भी मिलाने के लिए कहा गया है, तो चलो हम मिला देते हैं। और मिलाने के जब हम मिलाए तो हमें पता चला कि भैया इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो सी होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से फसल की विविधता को लेकर के या उसके डेप्थ में पूछा गया है कि फसल और फसल के साथ ही में उसकी विशेषताएं हमको बतानी है। अभी तक हम कोई एक फसल या एक विशेषता पढ़ के जाते थे और सोचते थे हमारा काम होगा, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। कमीशन डेप्थ में गया है। हर बार हम धान गेहूं गन्ना पढ़ के जाते थे, इस बार हमसे जूट और कपास पूछ लिया गया, तो समस्या यहाँ उत्पन्न हुई है। अगली बार हो सकता है सूरजमुखी पूछ लिया जाए, अगली बार हो सकता है कि हमसे सरसों पूछ लिया जाए, अगली बार हो सकता है मूंगफली हमसे पूछ लिया जाए। मतलब जो टॉप लेवल के ग्रेन्स हैं उसको पूछा ही नहीं है, हम बार बार वही पढ़ के जा रहे थे। इस बार उसने वो पूछा जो हम पढ़ते ही नहीं थे। क्लियर? तो एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, ठीक है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15 चावल उत्पादन में बिहार 15.7%। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर है। तो इन सब में हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें इसमें है और कौन सी चीजें इसमें नहीं है। तो मेरे दोस्त ये जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये नहीं है, बाकी की चीजें सही सीक्वेंस है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 36वां है और 36वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कपास, यही मैं बोल रहा था कि कपास के बारे में पूछा है और जूट के बारे में पूछा है। कपास फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से उस पर हमें विचार करना है और विचार करने के दौरान ही हम ये देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया। कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है, तो बिल्कुल है।
कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए, तो हमें लगता है कि हाँ, इतनी हमें चाहिए, इतनी की हमें आवश्यकता है। तो आपके दोनों के दोनों कथन इसमें से सही हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, हम अभी तक क्या पढ़ के जाते थे? कपास का उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं भैया? ये बताओ, हमसे पूछा ही नहीं। इस बार कमीशन खेला बहुत अच्छा है दोस्त हमसे। मतलब उसको पता था कि हम क्या पढ़ के जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है ना कि कमीशन यूट्यूब पे बहुत एक्टिव है। उसको पता है कि यूट्यूब यूनिवर्सिटी में इस समय क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक? कौन-सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, कौन-सा टीचर ने ये दावा किया है कि इस बार 100% यही आएगा। कमीशन ये भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कमीशन यूपीएससी के पैटर्न को कैसे फॉलो करे और कमीशन इस बात का भी नजर रखा है कि यूट्यूब के टीचर बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और ये ससुरा जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना उसको हम पूछेंगे ही नहीं। मेन खेल यहाँ पर हो रहा है। भाई कोई तो बंदा है कमीशन का जो यूट्यूब पे नजर गड़ा के बैठा है। वो यूट्यूब की सारी टीचर्स की क्लासें लेता है और उसको पता है कि किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है और जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है उस प्रकार से इस बार हम नहीं पूछेंगे। अगर किसी ने दावा कर दे कि 100% आएगा तो मान के चलना 100% वो नहीं आएगा क्योंकि कमीशन कहता है हम तुमको सही साबित होने ही नहीं देंगे क्योंकि भाई कमीशन तो हम है तो हम कैसे तुम्हें प्रूफ करने दें कि हाँ तुम सही थे हमें पकड़ पा रहे हो तो कमीशन एक हाथ आगे है हमसे। बस हम सोच सकते हैं कि हाँ वहां तक हम जा पाए। फिर हम हालांकि देखिए दिखाने को तुम दिखाते हैं ये देखिए मेरे यहाँ से इतना प्रश्न आया, ये देखिए हमारे यहाँ से तो पूरा का पूरा पेपर ही आ गया, ये देखिए मैं तो कहा ही था कि ऐसा पढ़ लीजिए ये तो आएगा ही, ये प्रश्न यहाँ मिला, ये प्रश्न यहाँ मिला, ये प्रश्न यहाँ मिला। अगर कहीं गलती से हमने अपने सॉल्यूशन में माल्थस को दे दिया कि माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत को दिया तो फिर माल्थस आ गया तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट हम चिपकाने में उतारू हो जाएंगे कि बस देखो यही आया, भले ही वो प्रश्न किसी से टैकल ही ना हुआ। हमें ऐसा नहीं करना है। हम बस हाँ, इतनी ज़रूर करेंगे कि आपके प्रश्न सही हों, हम उस टारगेट को अचीव कर पाएँ। होना या ना होना एक अलग की बात। एक बात मैं आपसे कहूँ, जितने अच्छे टीचर होंगे ना, उनके सबके पढ़ाने का तरीका सब लगभग सेम होता है। वो उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं जहाँ से कमीशन पूछता है। पूरा पेपर भले ना फँसे, लेकिन अधिकांश टॉपिक वो कवर करने की कोशिश करते हैं जहाँ से कमीशन पूछता है। तो अमूमन सारे जितने भी टीचर्स हैं अगर वो अच्छे लेवल के पढ़ा रहे हैं, सबका पढ़ाने का लेवल सेम होगा। आप कहीं भी पढ़ें, अच्छा ही आपको मिलेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हमसे पूछा गया है कि लाल मृदा भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है, तो ठीक है। जलोढ़ के बाद लाल है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरता है, तो ये भी ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं है। ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कमीशन ने, फिर मैं कह रहा हूं ना कि आर्ट एंड कल्चर को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आर्ट एंड कल्चर के ही फिर से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कहा था मेरे दोस्त कि कमीशन का झुकाव कल्चर पे बहुत ज्यादा है। आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ के चलिए, ठीक है। शहर के नाम और योजना बनाए जाने की अवधि, कांचीपुरम, जैसलमेर, कड़ाईकनाल और भिलाई। आपके सीक्वेंस में क्या है? स्वतंत्रोत्तर काल में, औपनिवेशिक काल में, मध्यकाल में या प्राचीन काल में? तो कांचीपुरम ही सबसे दोस्त बाद में बना हुआ है और वो कौन सा है? वो आपका है प्राचीन काल। ठीक है, बाकी हम यहाँ से देख लेंगे अपना। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, ये भी पीवाईक्यू है, 100% पीवाईक्यू है ये, हमको इसमें कुछ सोचना नहीं है। हमको लू पता है कि पंजाब से बिहार तक होता है, तो डी का पहला हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि आम्रवर्षा, फूलों की वह बौछार, काल बैसाखी और लू, पंजाब से बिहार तक, केरल, तटीय कर्नाटक क्षेत्र और पश्चिम बंगाल। जब हम अपनी मानसून पढ़ते हैं तो मानसूनी वर्षा के साथ में इन सारी चीजों को पढ़ के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में से देश और राजधानी हमें सुमेलित करना है। कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो नायपीडा म्यांमार की है, हमें पता है। खार्तूम इथोपिया का ये नहीं है, हमें पता है। डबलिन आयरलैंड का, ओटावा कनाडा का है। बाकी ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता के चलूंगा, दो चीजें, एक तो राजधानी, दूसरा मुद्रा। पहला राजधानी, दूसरा मुद्रा और तीसरा राष्ट्र प्रमुख। ठीक है। और एक और है चौथा
वो है चक्रवात, जो करंट का है, सीए का है। ठीक, ये कोशिश करिए कि ये 3 टॉपिक आप वहां से कवर करिए जो रिसेंटली में भारत के साथ चर्चा में है। ठीक है, जिनका भारत के साथ चर्चा है, या जिनका भारत आगमन हुआ है, या मैं यूं कहूं जहां पर मोदी जी गए हैं और या वहां से कोई भारत आया है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये देखा गया है ना कि यहाँ से प्रश्न हमको मिल जाते हैं। खासकर एक चीज और, चक्रवाती के साथ में एक और है, वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, या फिर कहीं आग लग गया हो, वन में आग वगैरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं किसी देश में, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे मेरे दोस्त दो के दोनों विकल्प इसके सही हैं। ये हमें मैचिंग करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अभी तक हम दर्रा पढ़ते थे कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। पहली बार कमीशन ने पूछ लिया कि कौन सा दर्रा कितनी ऊंचाई पर है, हमने क्या किया? इस बार 100% यही आएगा कि ये वाला दर्रा यहाँ स्थित है, याद कर लीजिए। हम क्या पढ़ते थे? उत्तर से उत्तर पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये सारे सीक्वेंस में हम लगा लगा के पढ़ते थे। कमीशन ने सबको कहा कि भैया अब तुम ही बताओ कौन सा ऊपर है। अगर हमें ये याद होता कि कौन सा दर्रा दक्षिण से उत्तर की ओर है या उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो भी ये प्रश्न हमारे शॉर्ट आउट हो जाते। क्यों? क्योंकि जो भी दर्रा सबसे उत्तर में होगा वो सबसे ऊंचाई पर होगा, और जो दर्रा सबसे दक्षिण में होगा वो कम ऊंचाई पर होगा। क्लियर है? तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मेरे दोस्त आपका ये वाला जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा, और इसका राइट जवाब है हमारा ए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको जूट से संबंधित है। मैंने आपसे क्या कहा था कि एक कपास पूछा है, दूसरा जूट पूछा है। कह रहा है कि जूट भारत का एक विशुद्ध पौधा है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य काट लिया जाता है। ठीक है, एक कपास पूछा, दूसरा जूट पूछा है, और हम पढ़ के क्या जाते थे? धान, गेहूं, गन्ना, ये सब पढ़ के जाते थे। चावल बताओ कितना है, आलू बताओ कितना है, मटर बताओ कितना है, ये पढ़ के जा रहे थे। कमीशन का अच्छा, अब हम तुमसे वो पूछेंगे जो तुम्हें किसी भी यूट्यूब यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया है। ठीक, तो दोनों सही तो है, बट दोनों व्याख्या नहीं करते हैं। दोस्त अभी भी टाइम है, हमें अपने पैटर्न को बदलना होगा और हमें कमीशन के पैटर्न को आत्मसात करना होगा, नहीं तो हमसे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आया है, और ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर का ही प्रश्न है, जो कि हमें बुक्स में देखने को मिलता है। निबंधकार और निबंध। ठीक, प्रश्न क्या है हमारा? देवड़ भट्ट, हिमाद्री, माधवाचार्य और बल्लाल सेन हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सीक्वेंस में हम लगाएंगे तो जो देवड़ भट्ट है, ये किसकी रचना है? ये स्मृति चंद्रिका इन्होंने लिखी है। वहीं पे अगर मैं हेमाद्री की बात करूं तो हेमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखा है। वहीं पे माधवाचार्य ने पराशर माधव और बल्लाल सेन ने दान सागर की रचना की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहे हैं और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है। ग्लोबल साउथ के मुख्य विकसित देशों से संबंधित है। तो मेरे दोस्त पहला तो गलत है, लेकिन इसका दूसरा कथन सही है, और हमसे पूछा था कौन सा कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारा हमसे कमीशन ने पूछा है, वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीक्वेंसिंग में ही है। और सीक्वेंसिंग के कहने का मेरा मतलब ये है कि हमसे आपसे पूछा है कि हमें डेप्थ में बताना है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी
किस पर जोर देता है? क्रमिक एवं सीमित कटौती के प्रयास पर? नहीं, इस पर तो नहीं देता है। ठीक। गहरी, तीव्र एवं निरंतर कटौती की आवश्यकता, हाँ, इस पर देता है। हमसे पूछा क्या है सही, तो केवल दूसरा हमारा सही है और पहला हमारा गलत है। अगला प्रश्न पूछा है कि अनाज उपज से क्या तात्पर्य है? तो काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, ये हमें है, ये हमारा सही है। किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन, तो ये गलत है। पूछा क्या है सही, तो केवल एक हमारा सही है। अभी भी बोल रहा हूँ, अपडेट करिए, साथ में अपने आप को अपडेट करिए और साथ में अपने आप के कंटेंट को अपडेट करिए, तो जा करके हम सही सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, जैसे इस बार हमें प्रॉब्लम हुई है। एक बार कमेंट करिएगा प्लीज, इस पर मैं आपकी कमेंट चाहूंगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई से सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्थिर रही है या घटी है? तो मेरे दोस्त, दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। बेरोजगारी दर भारत में घटी है, ऐसा कहा जा रहा है, बट पता नहीं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, या फिर ऑक्सफोर्ड गरीबी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जारी करता है, या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है? सो मेरे दोस्त, यहाँ पे दो लोग मिलकर करते हैं, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, साथ ही में यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिल करके मल्टी डायमेंशनल पावर इंडेक्स जारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि सतत विकास की धारणा को ब्रॉडलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट विकास की सीमाओं के रूप में जाना जाता है, तो ये गलत है और ये सही है। तो मेरे दोस्त, इसका कथन सही है और इसका कारण गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमसे फिर वही सीक्वेंसिंग ही करने को पूछा गया है, और कमीशन के पास इस बार कुछ था ही नहीं पूछने के लिए। सबसे खास बात है कि अब इसने दिवस को पूछना शुरू किया है। विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, या अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और इसका सीक्वेंसिंग है 1, 4, 2 और 3। अगला प्रश्न हमारा है कि आपको व्यक्ति और कारण बताना है कि वो किस कारण से चर्चे में रहे हैं। एक है गोपी ठोटाकोरा, दीपा कर्मकार, आरोह वरजात्या या देव पटेल। हमें एक चीज पता था कि जो दीपा ठोटाकुरा है, ये क्यों फेमस थे? तो अंतरिक्ष में जाने के लिए फेमस थे। ये है अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए जाने गए थे, और दीपा कर्मकार का संबंध हमारे जिम्नास्ट से है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा और बी का पहला इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, तो ठीक है, उभरा है। भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। सो मेरे दोस्त, सही तो दोनों है, लेकिन वो व्याख्या भी करता है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो सीरीज हम लोगों ने इकोनॉमी की स्टार्ट किया है, अगर आप उसे देखेंगे तो इस टाइप के सारे प्रश्न आप वहां से कर ले जाएंगे। इतना मुझे पूरा का पूरा भरोसा है और मुझे दावा भी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आर R21 मैट्रिक्स टीएम क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक मलेरिया का टीका है। ये बात हमें जानना है और हमें पता भी था, ये बात हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो वो कौन जीता था? अनुसुईया सेन गुप्ता ने जीता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रुद्रम मिसाइल रुद्रम 2 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया। तो मेरे दोस्त, ना तो ये सही है ना तो ये सही है। पूछा है सही तो ना तो एक और ना तो दो। अगला प्रश्न कह रहा है कि नव निर्वाचित राज्यों के प्रमुख और देश। मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। गीतानास, नौसेदा,
लुआंग, क्वांग, हल्ला टॉमस, डाटेर या जोन्स राउल मिलिनो, ये कहाँ के हैं हमें ये बताना है। तो मेरे दोस्त ये इसका राइट ऑप्शन है 3, 1, 3, 2, 1 और 4। ए का कौन सा है तो ए के हैं भाई साहब तीसरे, बी के कौन से हैं तो बी के हैं दूसरे और सी के हैं पहले और डी के हैं चौथे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, पूरा पेपर में जितने भी प्रश्न होते हैं ना वो सारे प्रश्न करने के लिए नहीं होते हैं, ये बात हमें समझना चाहिए। आप सोच रहे हो कि ये बोल क्या रहे हैं, तो मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप पूरे पेपर को सही से पढ़ेंगे तो आपके लिए 2 घंटे वैसे भी कम पड़ जाएंगे। यूपीएससी में 100 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ 150 क्वेश्चन है। लेवल तुमने यूपीएससी से बढ़ा दिया है और टाइम तुमने यूपीएससी से कम दिया है, तो कहाँ से टैकल होगा। सही तो ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 2 घंटे में पूरा पेपर पढ़ने का समय ही नहीं मिला। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें कुछ चुनिंदा विषय को टारगेट करना होगा, जिस पर हमें कमांड है, हमें उन्हीं विषयों पे जाना है, जिससे कि हम उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर समझ के और हम उसका उत्तर दे सकें। क्लियर है? अगला प्रश्न हमारा हमसे पूछा गया है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मध्य ट्रैप की मोटाई, ट्रैपों के मध्यवर्ती तल, निम्न ट्रैप की मोटाई और ऊपरी ट्रैप की मोटाई। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो बी वाला हमारा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्व तेज प्रवाही हवाएं हैं और ये जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये तो सही है, ये सही है, मतलब हमारा एक एक सेकेंड, ये गलत है आरसी, सॉरी 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 सॉरी, ए गलत है और आर सही है। जेट प्रवाह की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है लेकिन कमीशन ने कहा है सही है, तो मैं सही मान के चलता हूँ। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हमसे क्या पूछ रहा है? आपको सुमेलित करना है। सुमेलन में हमसे पूछा गया है देश और पर्वत, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया और इटली। पर्वत दिया है अल्पस, एपेनाइन, पेरनीज या बाल्कन। तो हमें एक चीज पता है मेरे दोस्त कि जो पेरनीज पर्वत है वो कहाँ पर है, वो स्पेन और फ्रांस पे है, तो ए का हमारा तीसरा है। और स्विट्जरलैंड का अल्पस तो बी का हमारा पहला है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। सीक्वेंस में मिलाने के लिए पूछा है, सीक्वेंस लगाना है, कौन सा किससे मिल रहा है, कौन सा कहाँ स्थित है, इन सारी चीजों पे हमें विचार करना है। सिर्फ पूरे पेपर में हमें एक साइंस का ही पेपर ऐसा दिखा है, साइंस के ही प्रश्न हमें ऐसे दिखे हैं जहां पर कमीशन ने वन लाइनर पूछा है, अदरवाइज कमीशन ने कहीं भी हमसे वन लाइनर नहीं पूछा है। भूमि पर रहने वाले पौधों जानवरों को स्थलीय जीव कहा जाता है। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है वहां उसको हम प्यूटल जोड़ कहते हैं। कौन से रोग पैदा करने मतलब कौन से इसमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं तो वो रोगाणु हैं। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो जो दूध है वो आपका इमलस का है। बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो NaHCO3 है। और CPR से तात्पर्य किसका है? कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन से है। साथ ही में अगर मैं आपसे बात करूं कि एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने में सक्षम है वो हमारा पल्मोनरी सिरा कहलाता है। साथ ही में मधुमेह में एक वो कौन सी सामान्य विकार है तो मधुमेह हमारा इफेक्ट करता है अग्नाशय को। साथ ही में अगर मैं कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण क्या था तो वो SARS-CoV-2 था। और सबसे खास बात है कि अगर एक निश्चित दूरी पर एक आधी दूरी अगर कोई बस V1 गति से ट्रेवल करती है और दूसरी आधी दूरी वह V2 गति से ट्रेवल करती है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत उसकी गति क्या होगी तो 2v1 इंटू V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 होगा। साइंस के प्रश्नों में मैं इसलिए आपसे उसके साथ थोड़ा सा तेजी से निकला हूं क्योंकि ये वन लाइनर थे। भाई मैं पानी पी लूं, इतना देर से मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, 2 मिनट में सांस ले लूं, अदरवाइज
हमारा गला खराब हो जाएगा, ठीक है? और इस गले का काम पूरी लाइफ होने वाली है, अदरवाइज़ ना मैं पढ़ा पाऊँगा और ना मैं बोल पाऊँगा। तो इसका हमें अनुकूलतम प्रयोग करना है, ठीक है? कैसा प्रयोग करना है? अनुकूलतम प्रयोग करना है। वेरी गुड। रामगंगा परियोजना से संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं? सोचिए, ऐसा डेप्थ में कौन पूछता है भाई? हम अभी तक पूछ रहे थे कौन-सी परियोजना किस नदी पर है, कौन-सी परियोजना किस राज्य में है, तुमने ये हमसे क्या पूछ लिया? बांध की लंबाई, जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता, स्थिति और सिंचित क्षेत्र सब तो सही है, बस बांध की लंबाई में ही थोड़ी-सी गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए ये वाला विकल्प आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिका, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, तो ये भैया बिल्कुल है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्षा वर्ष भर विविधकृत फसल उत्पादन के लिए होता है, तो बिल्कुल होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसके दोनों कथन सही थे। ये हमको मिलाना है, ये भी आपका पीवाईक्यू ही है। इसमें तो कुछ नया है ही नहीं और कुछ नया नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है, देवप्रयाग में कौन है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा है। हालाँकि कहीं-कहीं हमें कुछ देखने को इधर मिला हुआ है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि ये जो हमें बता रहे हैं वो सही है। ठीक? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप पश्चिमी यूरोप जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी यूरोप के सभी महीनों में वर्षा होती है, ठीक है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। कौन से कथन सही हैं? तो इसके दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित पर्वतों पर हमें विचार करना है कि उनका पश्चिम से पूरब की ओर उन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाना है कि पश्चिम से पूरब की ओर उनका कैसा सीक्वेंस है। काराकोरम है, पॉन्टिक है, हिंदकुश और जयगोस है। तो सबसे लास्ट में मेरे दोस्त कौन सा है? वो है काराकोरम। और सबसे पहले कौन सा पर्वत है? वह है पॉन्टिक। तो दो पहले और एक बाद में, दो पहले और एक बाद में। फिर हमारा कौन सा है? फिर उसके बाद में हमारा है जायगोस, फिर है हिंदुकुश। तो ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमें नदियों का उनका प्रवाह बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, जिसमें कि हमसे ये पूछा गया है। अमूर नदी उत्तर पूर्व की ओर, सिर दरिया उत्तर पश्चिम की ओर, अंगारा नदी उत्तर की ओर और मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम की ओर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका डी सुमेलित नहीं है। हमें देश और तेल क्षेत्र के बारे में बताना था कि देश और तेल क्षेत्र कहाँ से संबंधित नहीं है। ईरान का हफ्तकेल ये है, कुवैत का काशगन ये नहीं है, सऊदी अरब का धारन है भी है और इराक का जुवैर तो है ही। ये मोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इराक का जुवैर। अगला प्रश्न पूछा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या शीत ऋतु में वर्षा होती है? ठीक है भैया, होती है। यहाँ पे भूमध्य क्षेत्रों में शीत ऋतु में ही वर्षा होती है। शीतकालीन आयातक आयातांत के कारण वायुदाब पेटी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो शीतकालीन में जो आपकी पेटी है वो दक्षिण की ओर खिसक जाती है, तो ये भी सही है। तो पूछा है एक और दो दोनों। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सारे के सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं, तो हमें करंट का भी एक नेचर यहाँ से पता चल जाएगा। अप्रैल 2014 में एंटी माओइस्ट ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में उत्पन्न हुआ है या गढ़चिरौली में है? तो गढ़चिरौली ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा माओइस्ट रीजन है, बट ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यह ऑपरेशन बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था, तो हाँ बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है, सही पूछा है। तो दूसरा कथन आपका सही है। इसरो द्वारा विकसित प्रभाव सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब हमें सही कथन की जांच करना है, तो कौन सा कथन सही है? क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है? मान लेते हैं भैया ये बिल्कुल है। और अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायु गतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। हमसे पूछा है सही, तो इसके दोनों के दोनों विकल्प सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में हमें कथन ए और कारण आर की जांच करनी है। अगर हम इनकी जांच करते हैं तो हम देखते हैं कि अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने की बात कही है, तो बिल्कुल हमने देने की प्रदान किया है।
क्या ब्रह्मोस की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है? तो नहीं, ब्रह्मोस की मारक क्षमता 490 किलोमीटर नहीं है, तो मतलब हमारा कथन सही है और कारण गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया, तो ये तो ठीक है। यह दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया था, तो नहीं, ये गलत है। पूछा है सही, तो केवल एक हमारा सही है। ओके, अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो प्रतिभाशाली प्रभाविक प्रारंभिक पेशेवरों की गतिशीलता व्यवस्था योजना एमएट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? और सही कथनों की अगर मैं आपसे बात करूं तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है, तो ये ठीक है। इस योजना के अध्ययन में विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान कौशल एवं भारतीय स्नातकों को 18 से 30 वर्ष की आयु के 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी, तो ये भी सही है। पूछा क्या हम गया है सही, तो इसके दोनों के दोनों कथन सही होंगे। अगले प्रश्न पे हम आ रहे हैं। परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी टीम का गठन किया है। सो मेरे दोस्त, ये तो सही है बट ये गलत है। पूछा है हमसे सही, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। पिरूल लाओ पैसा बचाओ, ये हम सबको पता था कि ये उत्तराखंड की स्कीम है। उत्तराखंड में आग लगी थी, जिसकी वजह से वहां की सरकार ने ऐसी योजनाएं लेकर आए थे, तो इसका ये भी सही है, इसका ये भी सही है, तो मतलब इसके दोनों कथन सही हैं। देखिए, करंट के जो क्वेश्चंस है ना, वो इतने डेप्थ में नहीं गए थे कि वो हम ना कर पाए। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो कठिन है, बट ये इजी टू मॉडरेट लेवल गए थे। अगर हमने सही से पढ़ा होता, थोड़ा डेप्थ में जानकारी ली होती, तो हम कर पाते। हालांकि हमें कमीशन के साथ चलना है। कमीशन को थोड़ा-सा हमें पकड़ने की कोशिश करना कि वो किस मानसिकता से प्रश्नों की प्रकृति बना रहा है या किस प्रकार से वो प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें उन्हीं प्रश्नों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? या दिल्ली में आयोजित किया गया था? नहीं, ये दिल्ली में आयोजित नहीं हुआ है। या 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किया गया था। हमसे सही पूछा है, तो केवल हमारा दो सही है। अगला प्रश्न है कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसे लूपेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत और जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की गई है, जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, तो ये तो ठीक है कि लूपेक्स भारत और जापान का एक कॉमन प्रोजेक्ट है। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, मतलब जाक्सा लैंडर बनाएगा और इसरो रोवर और लॉन्च व्हीकल्स को बनाएगा, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछा है सही, तो केवल एक हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें से कौन सा कथन सही है? 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु शिक्षा विभाग में या वहाँ के जो स्कूल ने शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इस दिशा निर्देश छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर केंद्रित है। सो मेरे दोस्त, इसमें कौन से कथन सही है? इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसके दो के दोनों ऑप्शंस हमें सही देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न हमसे कह रहा है कि फ्लाइट 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुरू है सही है? तो भारत ने इसे शुरू किया एयरलाइन से, ये तो सही है। साथ ही में हमसे कहा जा रहा है कि, एक सेकंड, हमसे ये कहा जा रहा है हमसे ये कहा जा रहा है कि इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई, तो ये भी सही है। हमसे पूछा है सही, तो इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। अगले प्रश्न हमारा सीक्वेंस में लगाने को है कि हमें मैचिंग करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगर हम इसे ढंग से लगाएं तो हमारा ए का चौथा विकल्प जो है वो सही है, और हमारा ए वाला विकल्प सही होगा, मतलब हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के संकेतों में
कौन-कौन से इसमें शामिल किए जाते हैं, तो हमें पता है कि इसमें आय शामिल होता है, शिक्षा शामिल होता है और जीवन स्तर शामिल होता है, बट पर्यावरण की स्थिति शामिल नहीं होती है। कोट में कौन-सा सही है, तो 1, 2 और 4 सही है। कहने का सेंस ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई में हम किन-किन फैक्टर्स को शामिल करते हैं, तो हम आय को शामिल करते हैं, शिक्षा को शामिल करते हैं, स्वास्थ्य के ही मतलब एक तरीके से बिहाफ पर या लिहाज से हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा को कंसिडर करते हैं। क्लियर है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और उन्हें सीक्वेंस में लगाना है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा, वो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या कहता है? तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहता है कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय विधि से बढ़ती है और जो हमारा उत्पादन है या प्रोडक्शन है वो हमारा अंकगणितीय विधि से बढ़ता है, उसमें वृद्धि देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार क्या कहा गया था? इसमें बोला गया है कि 23-24 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति अपनाई है? जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमने खाद्य और उर्वरक सब्सिडी को कम किया है, ईंधन एवं आयातित उत्पादनों पर कर बढ़ाया है, ईंधन या कुछ आयातित उत्पादनों पे कर को हमने कम किया है। सो मेरे दोस्त इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ये विकल्प सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ना है, अगर ये नहीं तैयार है तो एक आध प्रश्न हमारे गलत होंगे। आपने बजट नहीं पढ़ा, आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा, आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं पढ़ा, आपने जनसंख्या नहीं पढ़ा, आपने जो 2-4 नीति आयोग के रिपोर्ट्स या आरबीआई के रिपोर्ट्स जारी होते हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़ा, तो मान के चलिए कि आपके 4 से 5 प्रश्न तो पहले से ही गलत हैं और आपने उन्हें पहले से ही ड्रॉप कर। समझ पा रहे हैं ना आप? वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और किसे व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। मेरे दोस्तों, अटल पेंशन योजना है, ये हितधारक के इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कितना पेमेंट करेगा, इसलिए डी का पहला सही है, तो आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों में एक है हमारा कथन और एक है हमारा कारण। हमें कथन और कारण दोनों पे चर्चा करनी है कि कथन और कारण में कौन सही है, कौन व्याख्या करता है। तो विकास के जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है और हमारा कारण और कथन दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। इस लिहाज से हमारा पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2030 के जो हमारा टारगेट 4 है, टारगेट 4 में क्या रखा गया था? तो हमें पता था कि टारगेट 4 में एजुकेशन की बातें की गई हैं, तो शिक्षा में निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाना, हाँ ठीक है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार एवं डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, ये भी ठीक है। कृषि कार्यक्रम का विस्तार नहीं भैया, नहीं ठीक है। प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि, ये भी नहीं ठीक है। हमसे पूछा है सही, तो केवल 1 और 2 सही है, बाकी के सारे गलत हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी एक स्वतंत्रता भारत के संविधान की गारंटी नहीं दी गई है? तो संपत्ति का अधिकार, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स वैसे भी नहीं है और अगर फंडामेंटल राइट ही नहीं है तो आर्टिकल 19 में तो कहीं एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर नहीं रह सकता। तो मेरे दोस्त ये गलत है, वो रह सकता है। क्लियर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो ये तो सही है बट ये गलत है। इसलिए आपका स्टेटमेंट ए गलत है और आपका आर सही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मिलान नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत मिला हुआ है? विधि के समक्ष समानता, लोक सेवाओं के अवसर में समानता,
तो अगर हम सही से मिलान करें तो विधि के समक्ष समानता नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को दी गई है, तो बिल्कुल दिया गया है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित है, तो बिल्कुल है। किसी नए राज्य की स्थापना तो ये संसद की शक्ति है। किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार ये राज्य विधानमंडल की शक्तियां नहीं है, ये संसद के पास दिया गया हुआ है, तो यही हमारा एक गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न की बातें करें, हमें आर्टिकल के बारे में पूछा है, तो भारत की संचित निधि का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो संचित निधि का उल्लेख ऑलरेडी मेरे दोस्त आर्टिकल 266 में किया गया, वित्त आयोग 280 में किया गया, वित्तीय आपात 360 में किया गया और कैग 148 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना की गई है, तो शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 की बातें हो रही हैं, तो अस्पृश्यता का अंत नहीं, ये 17 की बातें हैं। देह व्यापार एवं बालाश्रम, हाँ ये है। कारखाना एवं खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ये भी है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो ये नहीं है, ये नहीं है। ये आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड है। ये आर्टिकल आपका अस्पृश्यता का अंत 17 से रिलेटेड है। बाकी 2 और 3 आपका आर्टिकल 23 और 24 से रिलेटेड है, इसलिए आपका ए वाला सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस पूछा है हमसे, तो इनपुट डिवाइस में हमारा प्रिंटर आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। हमारे पास एक ही बचता है और वो कौन सा है, वो है हमारा स्कैनर। तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस कीबोर्ड और स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है। मेमोरी का वो कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर परिवर्तित नहीं होता है, तो वो रैंडम रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉरेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होगा, तो फॉरेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन ये है कि फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, तो भैया ये बिल्कुल सही है। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, तो ये गलत है, ये लेता है। क्रोमोसोम संतति की सूचनाओं को संरक्षित रखता है, तो रखता है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, तो ये कहते हैं। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है और आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कथन और कारण का है कि CO2 SO2 N2 गैस एसिड रैन वर्षा जल में घुल जाती हैं, जो एसिड रैन के लिए कारण बनती हैं, तो ठीक है, बनती हैं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जैसी गैसें उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु में को प्रदूषित करती हैं, तो करती हैं। जाहिर सी बात है कि आर भी सही है, ये भी सही है और आर ए की व्याख्या करता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति के बैठक में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो अगर कथन सही है निम्नलिखित में से, इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी, बिल्कुल है। यह बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में हुआ है, तो नहीं, ये इंडोनेशिया में नहीं हुआ था। क्लियर है। अगले प्रश्न की अगर मैं आपसे बात करूं, तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है, तो FWD 200B यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी विमान है, तो हाँ ये भैया सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है, तो ये भी है। हमसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो हमारा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया सही आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। FTA के लिए अपनी तरह की यह पहली पहल है, तो बिल्कुल ये पहली पहल है। बैठक में भारत के वाणिज्य मंत्री श्री सुनील वर्थवाल ने पार्टिसिपेट किया था, तो इन्होंने किया था। दोनों स्टेटमेंट सही है, पूछा है सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, तो अगला प्रश्न ये एक अच्छा प्रश्न है, जहां पर कमीशन ने हमें थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। अभी तक हम जो युद्धाभ्यास पढ़ के जाते थे, उस युद्धाभ्यास में हम ये पढ़ते थे कि कौन सा युद्धाभ्यास किस देश से हुआ है, किसके साथ है। तो इस बार कमीशन ने कहा भैया हम तुमको बता दे रहे हैं किस देश के साथ है, तुम बता दो हुआ।
ठीक, कमीशन ने ये हमसे पूछा है, तो हमको बता भी रहा है। आप देखिएगा, ये हमको बता रहे हैं कि दास्तलिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है, और जो आपका अभ्यास शक्ति है ये भारत और फ्रांस के बीच में है, और जो आपका टाइगर ट्रम्प है वो भारत और अमेरिका के बीच में है, और आपका मिलन युद्धाभ्यास तो है ही है। बताना था कि कब हुआ है, तो हम इनको बता दिए थे कि भैया ये इस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। अगला पूछा है कि साग घाटी, जो शागगाम घाटी है वो कैसे रिलेटेड है, उसके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। और भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है, तो बिल्कुल करवाया है। पूछा क्या है सही, तो इसके आपके दोनों के दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को उनके सीक्वेंस में लगाना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। इनका सीक्वेंस बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर ऐसे प्रश्न हम लोग आपको कराने के लिए अभी आ जाए, कराना स्टार्ट कर दें, तो आप वो क्लास लोगे ही नहीं, कहोगे क्या फालतू की क्लासेस हमको दी जा रही हैं। बट एक बात याद रखिए, हम जानकारी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। जो हमारे दिमाग में आता है कि ये हमसे नहीं पूछा जाएगा, सही मायने में हमसे वही पूछा जा रहा है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कीन्स अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। मेरे दोस्त, हम सबको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, या हम किताबों में पढ़ते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, भारत अल्प विकसित से ऊपर उठ चुका है, लेकिन कमीशन भारत को अल्प विकसित मानता है। ये हमारा दुर्भाग्य, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हालांकि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था तो है ही। कौन सा कथन सही है, तो इसके एक और दो दोनों सही हैं। मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि कमीशन ने इसी को सही माना है। क्लियर है? अगले प्रश्न हमारा हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय मुद्रा वह मुद्रा होती है जो विदेशी मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति द्वारा तय होती है, उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। क्लियर है? ये तो सही स्टेटमेंट है। विदेशी मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये गलत है। ये डिमांड एंड सप्लाई पर होता है। उसे मैनेज करने का काम करती है, लेकिन उसे विनिमय करने का काम नहीं करती है। मतलब विदेशी मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं होती है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। हमें विदेशी मुद्रा की जितनी ज्यादा डिमांड होगी, उसकी प्राइसें उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। यही रीजन है कि भारतीय मुद्रा डॉलर की तुलना में धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड हमें ज्यादा हो रही है भुगतान करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। उसका सबसे बड़ा बेसिक रीजन है कि हमारा आयात ज्यादा और हमारा निर्यात कम है। और अगर हमारा आयात ज्यादा है तो हमें विदेशी मुद्रा में भुगतान भी ज्यादा करना पड़ेगा, और हमें ज्यादा से ज्यादा डॉलर की आवश्यकता या विदेशी मुद्रा की आवश्यकता। क्लियर है? ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग जो इकोनॉमी का सेशन अभी मैं स्टार्ट किया हूं उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला सही है और दूसरा हमारा गलत है। क्लियर? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाक्रम को लगाना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक के शाखाओं के गांव का गोद लेना। ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करता है, तो इसमें से सभी के सभी सामाजिक जो नीतियां हैं वो बैंकिंग में वो वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, और वो हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कहा गया है कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित किया गया है। इसमें महिलाएं और बच्चों के पोषण सामर्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। जब 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था, तो ये गलत है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हमसे पूछा गया है सही, तो आपका डी वाला विकल्प सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, या फिर आर ए की व्याख्या करता है या नहीं करता है, ये हमें देखना है। तो कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्य पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, तो बिल्कुल संबंध है। ये स्टेटमेंट तो सही है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का स्वास्थ्य एवं शिक्षा में घनिष्ठता के साथ संबंध है, तो ये भी सही है। और ये इनका
व्याख्या भी करता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न हमारा ये है, हमको सीक्वेंस में लगाना है कि जो रिमिटेंस प्राप्त होता है किस देशों को सबसे ज्यादा रिमिटेंस मिला है। सो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा रिमिटेंस जो मिला है वो किसको मिला है, वो मिला है भारत को। तो भारत नंबर 1 पर है, तो सी का पहला, तो सी का पहला, इसलिए हमारा विकल्प ये सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधारभूत ढांचे में खर्च करने के दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो हमने खर्चा किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया। इस बार के बजट में भी हमने बताया है किसको, कि भैया हमारा जो पूंजीगत व्यय है या आधारभूत ढांचे में खर्च करने के लिए भारत सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन ने सबसे ज्यादा फंड का एलोकेशन किया है, जिससे कि हम अपने यहाँ आधारभूत ढांचों का निर्माण कर सकें और देश में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। जैसा कि भारत सरकार के साथ ही में उत्तर प्रदेश शासन की ये एक मंशा है कि हम अपनी जीडीपी को आने वाले समयों में $1 ट्रिलियन कैसे लेकर के जाएं। हमारी सरकार इस पर काम कर रही है, इस पर ध्यान दे रही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा करता है, तो ये करता है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, तो हो सकती है, बट ये व्याख्या नहीं करता है। ये स्टेटमेंट इसका सही होगा। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? संबंधित है। तो ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, तो नहीं, पारदर्शिता को बढ़ाता है। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम होती है, तो बिल्कुल कम होती है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ता है, तो बिल्कुल बढ़ता है। हम वहां पे सिटीजन ओरिएंटिक होकर के अपनी सर्विसेज को दे पाते हैं। और ई गवर्नेंस नौकरशाही में लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है, तो ये भी गलत है, कम करता है, या नौकरशाही या लाल फीताशाही को खत्म करता है। तो पहला गलत है, चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। हमसे पूछा है सही है, तो इसमें 2 और 3 स्टेटमेंट आपके वो सही है। क्लियर? अगले प्रश्न हम देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से कौन सी स्रोतों से शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये संविधान से भी प्राप्त होती हैं, संसदीय कानून से भी होती हैं, कार्यकारी नियम एवं आदेश से भी होती हैं और परंपराएं से भी होती हैं। तो ये चार के चारों विकल्प सही है। अगला प्रश्न हमारा है, आर्टिकल से ही है, हमें एक बार उसे सुमेलित करना है। निर्वाचन आयोग 165, अनुसूचित जाति आयोग 148, वित्त आयोग 263, पिछड़ा वर्ग आयोग तो 340, यही एक सही है, बाकी के 3 के तीनों गलत है। यहाँ पे हमें सीक्वेंस में लगाना है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो मेरे दोस्त इस सीक्वेंस में लगा हुआ है ऑलरेडी, पहले शंकरी प्रसाद है, फिर सज्जन सिंह है, फिर गोलकनाथ है, देन सबसे बाद में 1973 में केशवानंद भारतीवाद है। क्लियर? हम अपनी पॉलिटी की क्लास में डेप्थ में इस पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मैचिंग है और पूछा गया है कि कहाँ हमको मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए कहा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में है, 52वां संविधान संशोधन 85 में है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में है और 96वां संविधान संशोधन 11 में है। ऐसा इन्होंने बताया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त ये सही है, और डाउट नहीं लग रहा है, सही भी है। ठीक है, क्योंकि पहले कौन सा आएगा, पहले नंबर पे 42 आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा। इसको भी हम सीक्वेंस में करें तो पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे ये आएंगे, दूसरे नंबर फिर कौन आएंगे, दूसरे नंबर पे आपके ये आएंगे, तीसरे नंबर पे ये आएंगे और चौथे नंबर पर ये आएंगे। हम ऐसे भी मिलान कर सकते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला हमें मैचिंग करना है कि सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा किसने दिया है, किसने कहा है। तो सहकारी संघवाद है, सौदेबाजी संघवाद है, अर्ध संघवाद है, या की केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों वाला संघवाद है, ये किसने कहा है। तो मेरे दोस्त ये 4 3 1 और 2 मैचिंग है। मैं आपको अगर एग्जैक्ट बताऊं तो सहकारी संघवाद किसने कहा है, ग्रीनवेल ऑस्टिन ने कहा है। वहीं पर अर्ध संघात्मक किसने कहा था, तो अर्ध संघात्मक केसी व्हीलर ने कहा।
बलवंत राय मेहता समिति की में कौन सा त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का स्तर नहीं है, तो वो था न्याय पंचायत, जबकि बलवंत राय मेहता ने पंचायत समिति का भी रिकमेंड किया था, ग्राम पंचायत का भी किया था और जिला पंचायत का भी किया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के बाद की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और अन्य व्यक्ति उसमें शामिल होंगे, तो वो अन्य व्यक्ति कौन से होंगे हमें ये बताना है। तो सबसे खास बात है कि राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, ये तो हमें पता है, बाकी पहला भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है, सही है, तो 1 3 और 4 है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये कहा जा रहा है कि जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। समाजवादी से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू ने इस दल में शामिल हुए, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है, तो ना तो 1 और ना तो 2। इन घटनाओं को सीक्वेंस में लगाना है। अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु और दानियाल की मृत्यु, इसका राइट सीक्वेंस है वो है 2 3 1 और 4। मैं थोड़ा-सा तेज़ी से चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और मैंने आपको एक ट्रेंड एनालिसिस ओवरऑल बता ही दिया है, रिव्यू कर ही दिया है। यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, वो प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित को आपको सीक्वेंस में लगाना है। निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है, विकल्प है, वो है आपका बी। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि हमें सीक्वेंस में मैचिंग करना है। हिंदू हिंदू पॉलिटी डीडी कौशाम्बी, हिंदू पॉलिटी डीडी कौशाम्बी, द वंडर दैट वाज इंडिया, एएल भाषाम ने किया है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये किया है केपी जायसवाल ने। और बताया जा रहा है कि द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किया है वेसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। तो किसने किसको मिलाया है हमें वो बताना है। तो अगर मैं बात करूं हिंदी पॉलिटी की, तो ये है केपी जायसवाल साहब की, तो सी हमारा जो विकल्प है वो सही विकल्प है। अगले प्रश्न पे हम लोग एक बार रुक करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। तो ठीक है, बिल्कुल है। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी, तो ये भी सही है। और ये इसकी व्याख्या भी करता है, तो सही है, और उसकी व्याख्या भी करता है। विलियम एजे ऑकवोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, तो ये थे। लाहौर कॉलेज के प्राचार्य थे, तो यही सही नहीं है। बाकी तीन के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। बेल्लोर विद्रोह, नाना फडणवीस की मृत्यु, बेले जली का वापस बुलाना और एग्लो नेपाली युद्ध, इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? इसका सही सीक्वेंस होगा वो है 2 3 1 और 4। अगर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो विद्रोह है, और उन विद्रोहों का नेतृत्वकर्ता कौन कौन है? पाइका विद्रोह, अडाचन कुंगन, बरेली विद्रोह, राधाराम, मालावार विद्रोह, मुफ्ती मोहम्मद एवाज और सिलहट विद्रोह जगबंधु विद्याधर महापात्र। हमें सीक्वेंस में करना है, इसका सही सीक्वेंस कौन सा है? वो है ए। मैं बहुत तेजी से इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ आपको एक नजर दिखाना था, बाकी का जो भी डिस्कशन है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछा गया है कि आपको सीक्वेंस में ये भी लगाना है, और सीक्वेंसिंग भी क्या पूछा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसका सीक्वेंस क्या है? वो है 2 1 3 और 4। अगले प्रश्न में हमें बात करना है पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024, तो ये हम सबको पता था कि ये किसको दिया गया है? डॉक्टर सुब्बा राव साहब को दिया गया था, ये हमें पता है। ठीक है, डॉक्टर सुब्बा राव साहब को दिया गया है। विश्व शांति पुरस्कार ये ममता जी सागर को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। और गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार ये आलोक शुक्ला को दिया गया है। ये तो फिक्स था कि ये पूछा जाना स्वाभाविक है। ये भी आपका पीवाईक्यू है।
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी स्कर्विक और डी रिकेट्स। विटामिन ए से कौन सा होता है? तो अंधापन है, बी से बेरी-बेरी है, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स है। क्लियर? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हमसे क्या पूछा है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के विषय के विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यक वे विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। नवे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनके लिए एक नया अनुच्छेद 350 जोड़ा गया है। तो मेरे दोस्त ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमसे पूछा है सही तो ना तो एक और ना तो दो। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल है? तो मेरे दोस्त इसमें व्यापार एवं वाणिज्य ये शामिल है, तो ये नहीं शामिल है। सामानों का मिलावट और उत्तराधिकार ये दोनों शामिल है, तो इसका जो विकल्प होगा वो होगा मेरे दोस्त डी। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ है, उनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। उन्होंने 97 से 2000 तक केरल राज्य की राज्यपाल रही हैं, ये गलत है। उच्चतम न्यायपालिका पहुंचने वाली वो पहली महिला मुस्लिम है, तो ये भी सही है। हमसे पूछा है सही, तो 1 और 3 हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार विचार क्या करना है। यह दोहा विकास एजेंडा टिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रीय अभिकरण है, ये भी सही है। हमसे पूछा है सही, तो इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन कब लाया गया? तो 73 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वो हमारे संविधान में लागू किया गया, और जिसके बाद से हमें बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशंस पे भी वो देखने को मिला था। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि हमें मिलाना है, लेखक और पुस्तक है, लल्लन जी गोपाल हैं, हबीब एंड निजामी है, के एस लाल और दशरथ शर्मा है। मैं इन्हें एग्जैक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ये आप इन्हें देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिल्कुल किया था। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी, तो नहीं की थी। हमसे पूछा है सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। 49वां प्रश्न है कि यात्रियों के आने का हमें सीक्वेंस लगाना है कि कौन पहले आया था, हमको ये बताना है। तो हमें ये पता है कि सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले फाहियान आया है, फिर वेनसोंग आया है, फिर आपका इत्सिंग आया और देन आपका अल-ब्रूनी आया है। अगर हम अपने अंतिम प्रश्न पर एक बार रुख करें, तो बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और अपने संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। ठीक है। साथ ही में वह उत्तर पश्चिमी सीमा में मंगोल आक्रमण को सुरक्षित करना चाहता था, तो ये भी ठीक है। ठीक तो दोनों है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। क्लियर? अब अगर मैं आपसे बात करूं मेरे दोस्त, थोड़ा सा ठीक है, ये 150 प्रश्न मैंने आपके साथ चर्चा किया है। इस प्रश्न का चर्चा करने का मेरा बस एक उद्देश्य था कि आप प्रश्नों की प्रकृति पर ध्यान दें। जो बचकानी हरकतें या हम बचपना अपने अंदर लेकर के आते हैं और हमारे अंदर सिंसियरिटी नहीं होती, हमें वो देखना है, हमें वो खत्म करना है, उसको पहचानना है, उसको किल करना है, और हमें कमीशन के एग्जाम पैटर्न्स को फॉलो करना है। देखिए, आप किसी भी अच्छे टीचर्स को फॉलो करेंगे, किसी भी अच्छे व्यक्ति को फॉलो करेंगे, किसी अच्छे कोचिंग संस्थान को फॉलो करेंगे, तो उनके पढ़ाने का पैटर्न, उनके पढ़ाने का तरीका लगभग सेम हो। तो आप कहीं से भी पढ़ें, बट पढ़ें ज़रूर। ज़रूरी नहीं कि आप हमें ही फॉलो करें, आप किसी को भी फॉलो करें, बट आप एक किसी को फॉलो करें, मेंटरशिप के तहत आप आगे बढ़ें। चूँकि अगर आप खुद से गलतियाँ करके सीखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज के टाइम पे हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेना है। जहाँ किसी और ने गलतियाँ किया है, हमें उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना है, और मार्गदर्शन जब हमें मिल जाए तो फिर हमें उसे आत्मसात करके उन गलतियों को नहीं करना है, और हमें अपने सिलेक्शन पे काम करना है। आप कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, बट पढ़िए ज़रूर। ठीक है? तो चलिए, सेशन कैसा रहा एक बार आप कमेंट करिएगा। आपके मन में जो भी दुविधाएँ हैं, जो भी शंकाएँ हैं, जो भी आप व्यक्त करना चाहते हैं, अभिव्यक्ति आप दर्ज कराना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका वहाँ पर हम स्वागत करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।